क्या होगा अगर जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना बिल्कुल वहीं छिपा हो जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, मतलब सदियों से इंसान एक ऐसी रहस्यमयी विद्या की तलाश में रहा है जो साधारण धातुओं को सोने में बदल दे। लेकिन क्या असली कीमिया या एल्केमी धातुओं को नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को बदलने का नाम है? बिल्कुल। क्या वाकई जब हम कुछ पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश करती है, या फिर ये सिर्फ हमारी एक मीठी गलत फहमी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एमवे में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आती हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पाउलो कोएल्हो के प्रसिद्ध उपन्यास द एल्केमिस्ट के माध्यम से इस विषय को गहराई से समझेंगे। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज की इस चर्चा में हम सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रहेंगे। मतलब हम उस पूरे विचार का विश्लेषण करेंगे जिसे एल्केमी या कीमियागरी कहा जाता है। साहित्य में, इतिहास में और बेन जॉनसन के 1610 के व्यंग्यात्मक नाटक में भी हम इसे देखेंगे। सही कहा। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि इंसान सदियों से अपनी नियति को, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, उसे कैसे देखता आया है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि डेस्टिनी बस घटित हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या डेस्टिनी गढ़ी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस किताब के प्रभाव से शुरू करते हैं। पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट का जो वैश्विक प्रभाव है वो तो हम सब जानते ही हैं। अविश्वसनीय है वो। 65 भाषाओं में अनुदित हुई है ये किताब। अरे वाह! और 15 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं इसकी। सच में? ये तो अपने आप में एक इतिहास है। कहानी का जो ढांचा है वो बहुत सरल लगता है। सैंटियागो नाम का एक स्पेनिश एंडलुसियन चरवाहा है। हाँ, जिसे बार बार सपने आते हैं। बिल्कुल, उसे सपने आते हैं कि मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना है और वो खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कहानी पूरी तरह से नई नहीं है। नई नहीं है? मतलब क्या ये किसी पुरानी लोक कथा से ली गई है? हाँ बिल्कुल। जो शोधकर्ता लोक कथाओं का अध्ययन करते हैं उनका एक पूरा सिस्टम है जिसे आर्ने थॉम्सन उथर इंडेक्स कहा जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है। ये इंडेक्स असल में करता क्या है? बेसिकली ये दुनिया भर की कहानियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। इसी इंडेक्स की 1645वीं श्रेणी है जिसे द ट्रेजर एट होम यानी घर पर खजाना कहा जाता है। अच्छा, तो द एल्केमिस्ट इसी श्रेणी का हिस्सा है? एग्जैक्टली। और इसका सबसे पुराना संस्करण 13वीं सदी के महान सूफी कवि रूमी की एक कविता में मिलता है। अरे वाह, रूमी की कविता में? हाँ, और इसके अलावा अरबी लोक कथाओं के मशहूर संग्रह 1001 नाइट्स, जिसे अलिफ लैला भी कहते हैं, उसमें भी ये कहानी मौजूद है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे हम पूरे घर में अपना चश्मा ढूंढ रहे हों और चश्मा हमारे सिर पर ही रखा हो। बिल्कुल सही तुलना है। मतलब इंसान इतनी दूर की यात्रा क्यों करता है जब हर सवाल का जवाब, हर खजाना उसके भीतर ही मौजूद है? क्योंकि इंसान का दिमाग सीधी सच्चाइयों को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करता। बाहरी यात्रा दरअसल आंतरिक खोज का सिर्फ एक बहाना होती है। हाँ, ये बात तो है। जब सैंटियागो रेगिस्तान की उस भयंकर गर्मी और चुनौतियों का सामना करता है तो वो केवल मीलों का सफर नहीं तय कर रहा है, वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। और यहीं पर इस किताब का वो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट आता है, पर्सनल लीजेंड का सिद्धांत। बिल्कुल, ये हमारी आत्मा का वो अंतिम लक्ष्य है जिसे हम बचपन में तो जानते हैं लेकिन उम्र के साथ और दुनियावी दबाव में भूल जाते हैं। सही कहा। और इसी पर्सनल लीजेंड के साथ एक और भारी शब्द आता है इस कहानी में, मकतूब। मकतूब, ये अरबी का शब्द है ना? हाँ, जिसका अर्थ है यह लिखा जा चुका है। यह शब्द नियति को दर्शाता है। पर यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब एक तार्किक सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से ही मकतूब है यानी लिखा हुआ है तो फिर इंसान को कुछ भी करने की क्या जरूरत है? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। मतलब क्या ये विचार हमें भाग्यवादी या फेटलिस्टिक नहीं बनाता? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कोएल्हो का दर्शन भाग्यवादी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये कैसे काम करता है? नियति एक अंतिम गंतव्य हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और कर्म की बहुत आवश्यकता होती है। मतलब सैंटियागो को खजाना तभी मिलता है जब वो रिस्क लेता है। बिल्कुल। अगर वो स्पेन में अपनी भेड़ों के साथ ही बैठा रहता तो उसका मकतूब कभी साकार नहीं होता। चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? क्या कोई संकेत मिलते हैं? हाँ,
किताब इसे दुनिया की भाषा या लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहती है। दुनिया की भाषा। हाँ, ब्रह्मांड हमेशा संकेतों या ओमेन्स के जरिए बात करता है। जैसे कहानी में उरिम और थुम्मिम नाम के पत्थरों का जिक्र आता है। हाँ, वो पत्थर जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान या ऑब्जेक्टिव नॉलेज का प्रतीक है। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में सैंटियागो उन पत्थरों को छोड़ देता है और प्रकृति को पढ़ना सीख जाता है। जैसे रेगिस्तान में वो बाजों का लड़ना। एग्जैक्टली। रेगिस्तान में बाजों का लड़ना और पिरामिड के पास गोबरेला या स्कार्प बीटल दिखना। हाँ, गोबरेला जो मिस्र में जीवन का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, ये सब प्रतीक या सिंबल है। अगर प्रतीकों की बात हो रही है तो भेड़ों को ही ले लीजिए। भेड़ों का क्या प्रतीक है आपके अनुसार? मुझे लगता है कि भेड़ें आज के हमारे कंफर्ट जोन का प्रतीक है। वो 9 से 5 की सुरक्षित नौकरी जहाँ इंसान सुरक्षित तो है लेकिन उसमें कोई विकास नहीं है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। मतलब भेड़ों को केवल भोजन और पानी से मतलब है। सैंटियागो का अपनी भेड़ों को बेचना दरअसल अपनी सुरक्षा को त्यागना है। एकदम सही। और सुरक्षा त्यागने के बाद ही वो रेगिस्तान में प्रवेश करता है। रेगिस्तान जो जीवन की बाधाओं और संघर्ष का प्रतीक है। हाँ, और रेगिस्तान की हवा भी एक प्रतीक है। हवा एक विनाशकारी शक्ति है, लेकिन साथ ही बदलाव और सभी चीजों के आपस में जुड़े होने का भी प्रतीक है। बिल्कुल। अगर अब तक की चर्चा आपको उपयोगी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जब इंसान रेगिस्तान जैसी मुश्किलों में उतरता है तो उसका सामना यात्रा के 2 सबसे बड़े बलों से होता है, प्रेम और भय। प्रेम और भय। फातिमा का चरित्र मुझे यहाँ बहुत अलग लगा। हाँ, वो पारंपरिक प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ है क्रिस्टल व्यापारी का डर। हाँ, जो भय का प्रतीक है। वो मक्का जाने का सपना देखता है लेकिन इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे डर है कि सपना पूरा होने के बाद उसके जीने का क्या मकसद रह जाएगा। अरे बाप रे, मतलब लोग असफलता के डर से ज्यादा अपने सपनों के साकार होने और उसके बाद के खालीपन से डरते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इंसान की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। वाह, ये बात सच में बहुत गहरी है। खैर, यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम एल्केमी की बात कला और साहित्य में करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एल्केमी केवल रसायन विज्ञान नहीं है। मतलब सिर्फ शीशे को सोने में बदलने का विज्ञान नहीं है। नहीं, साहित्यिक एल्केमी का बहुत पुराना इतिहास है। चौसर से लेकर शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट तक। और मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टीन में भी ना। हाँ बिल्कुल, और आधुनिक युग में भी इसका बहुत उपयोग हुआ है, जैसे हैरी पॉटर सीरीज और जापानीज एनीमे फुल मेटल अल्केमिस्ट में। तो साहित्य में इस धातुओं को सोने में बदलने की प्रक्रिया का मतलब क्या है? वास्तव में ये मानवीय चरित्र के कठिनाइयों से गुजरकर शुद्ध होने का रूपक है। जिसे हम कैथार्सिस या प्यूरिफिकेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या इतिहास में एल्केमी को हमेशा इतनी ही महान और आध्यात्मिक चीज माना गया है? मुझे याद आ रहा है कि 1610 में बेन जॉनसन का भी एक नाटक आया हाँ, द एल्केमिस्ट नाम से ही। और वो तो इस कहानी के बिल्कुल उलट है ना। एकदम विपरीत। 1610 के लंदन में जब प्लेग फैला हुआ था तब ये सेट किया गया था। तो उसमें क्या होता है? कोयलो की आध्यात्मिक कहानी के बिल्कुल विपरीत ये नाटक मानवीय लालच और मूर्खता पर एक तीखा व्यंग्य है। अच्छा, मतलब वहाँ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है? बिल्कुल नहीं। वहाँ कुछ चरित्र हैं, जैसे जेरेमी जो फेस बन जाता है, सटल जो एक ठग है और अल्केमिस्ट होने का नाटक करता है, और डोल कॉमिन भी है ना उनके साथ। हाँ, ये तीनों मिलकर शिकार फंसाते हैं, जैसे सर एपिक्योर मेमन जो लालच में अंधा है, और प्यूरिटन भी तो थे, एनानियास और ट्रिब्यूलेशन जो धार्मिक पाखंड के प्रतीक हैं। बिल्कुल। अब हम यहाँ निष्पक्ष रूप से इन तथ्यों को देख रहे हैं। ये नाटक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि कैसे एल्केमी का विचार एक तरफ लोगों को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा सकता है, जैसे कोएलो के उपन्यास में, वहीं दूसरी तरफ ये इंसान के सबसे बड़े लालच और ठगी का साधन भी बन सकता है, जैसा जॉनसन ने दिखाया। हाँ बिल्कुल, मतलब एक ही विचार के 2 एकदम अलग रूप। और अगर हम आध्यात्मिक विकास की अन्य साहित्यिक यात्राओं की बात करें तो ऐसी और भी कई किताबें हैं। हाँ, श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि हरमन हेस की सिद्धार्थ भी इसी तरह की किताब है, जो पूर्वी आध्यात्मिकता और आत्मखोज पर आधारित है। और रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी भी, जो सफलता और आंतरिक शांति के संतुलन को दर्शाती है। हाँ, और यान मार्टेल की लाइफ ऑफ पाई, जहाँ समुद्र में अस्तित्व और आस्था की परीक्षा होती है। बिल्कुल, वो समुद्र भी सैंटियागो के रेगिस्तान की तरह ही है। और मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा है रिचर्ड बाख की जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। उसमें आपको क्या समानता दिखती है?
मुझे लगता है कि जॉनथन सीगल की तुलना हम सैंटियागो की भेड़ों से कर सकते हैं। भेड़ें जमीन पर संतुष्ट हैं, लेकिन जॉनथन आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए भीड़ से अलग होना चाहता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, हाँ, हमने देखा कि पर्सनल लीजन क्या है और कैसे प्रेम और भय का द्वंद्व इंसान को रोकता या आगे बढ़ाता है। और हमने एल्केमी का आध्यात्मिक और व्यंग्यात्मक पहलू भी समझा। असल में धातुओं को सोने में बदलना दरअसल इंसान का खुद के सबसे बेहतरीन संस्करण में बदलना है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के सामने एक ऐसा विचार रखना चाहूंगी जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? अगर सैंटियागो का खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी, तो क्या ये पूरी यात्रा ब्रह्मांड का एक मजाक था? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर वो यात्रा ही असल कीमिया थी जिसने उस साधारण चरवाहे की आत्मा को सोने में बदल दिया? बिल्कुल। अगर उसे वो खजाना बिना यात्रा के मिल जाता तो क्या वो उसका मूल्य समझ पाता? श्रोताओं को इस पर खुद विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया एमवे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।